हेलो हेलो नमस्कार, मोस्ट वेलकम टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ इनॉक्स एकेडमी। मैं कुमार सुमन आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं इनॉक्स एकेडमी के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। तो कैसे हैं आप सब लोग? फटाफट कमेंट कीजिएगा। और क्या आपने पिछला लेक्चर देख लिया है? अगर देख लिया है तो बहुत अच्छी की बात है। और पहला चैप्टर का प्रैक्टिस 2 आज सुबह संडे को अपलोड हो चुका था 12 बजे लगभग। टाइपिंग पूरी हो चुकी थी तो मैंने उसे अपलोड करवा दिया है। तो वहाँ से आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं अच्छे से। अगर आपने रिवीजन करके रखा है, सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ के रखा है, तो आप वहाँ जाके रिवीजन अगर आपने कर लिया तो वहाँ जाके आप प्रैक्टिस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपने रिवीजन अच्छे से नहीं किया है तो एक बार करके उसे आराम से एक बार अटेम्प्ट कीजिएगा, देखिएगा कि क्या आपसे सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं या फिर नहीं। तो बहुत थोड़ा सा समय लगा, लेकिन 12 बजे तक मैंने उसे अपलोड करवा दिया। थोड़ा सा टाइपिंग वगैरह में समय लगता है। जो आपको मिलेगा हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे, जो कि इनॉक्स एकेडमी के नाम से है, वहीं पे आपको मिलेगा, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, टेलीग्राम का लिंक। और अगर आपको प्रैक्टिस 2 का लिंक चाहिए तो आप भोजन चैप्टर, जो आपका सबसे लास्ट वाला पार्ट है, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। वहाँ भी आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। तो इन सभी तमाम बातों के बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये चैप्टर आपका मोस्ट आने वाले अगले जो लेक्चर हैं उसमें ख़त्म हो जाएंगे, यानी कि ये आपका तीसरा लेक्चर है, चौथा में ख़त्म हो जाएगा। तो अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा आगे, जहाँ तक कल पढ़ लिए थे, व्यक्तिगत स्वास्थ्य स्वच्छता के बारे में 5 पॉइंट हम लोगों ने देखा था, 4 या 5 पॉइंट देखा था। तो आज उससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। और छठा पॉइंट ये था कि दांतों और बालों की भी उचित देखभाल व सफाई करना चाहिए। दांतों को अगर आप अच्छे तरीके से साफ़ नहीं करते हो तो दांतें आपकी क्या होती है, वो ख़राब होना शुरू हो जाती है, उसमें कैरीज लगना चालू हो जाते हैं, मसूड़े भी कहीं ना कहीं ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए दांतों को अच्छे से साफ़ करें और बालों को भी अच्छे तरीके से अच्छे शैम्पू या साबुन से भी साफ़ करना चाहिए। अब मैं बात करूं इससे आगे थोड़ा सा कि त्वचा जो होती है हमारी, वो हमेशा इस वातावरण के कांटेक्ट में रहती है। तो इस त्वचा की भी देखभाल अच्छे तरीके से करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि इसे रोगों से भी बचाना चाहिए, जैसे कि संक्रमण वाली कोई बीमारी आती है, या जो लोग ऐसे बीमारी से इन्फेक्टेड हैं, जो कि इन्फेक्शन होता है जिससे यानी कि फैलता है, तो एक से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, तो थोड़ा सा उससे बच के रहिए और अपने आप को सुरक्षित रखिए। लेकिन और आगे की मैं बात करूं तो आपके जो कपड़े होने चाहिए, जो आप कपड़े पहनते हो, वो ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, नहीं ज़्यादा कसे हुए वस्त्र आपको नहीं पहनना। इससे क्या होता है कि हमारे जो रक्त संचार होते हैं अफेक्टेड होते हैं, इस पे अफेक्ट पड़ता है रक्त संचार पे, और अंगों के स्वतंत्रता पर कुप्रभाव पड़ता है, जिसके कारण कि कहीं ना कहीं समस्याएं खड़ी हो जाती हैं हमारे सामने। और यही लास्ट में 9वां पॉइंट यही है कि संक्रमण वाले रोगों से भी बचाव होना चाहिए। तो सामुदायिक स्वास्थ्य और स्वच्छता इसके बाद आता है हमारा टॉपिक। लेकिन पहले इन चारों पॉइंट को लिख के इस चीज़ को क्लियर करते हैं, जो आपका टॉपिक आधा रह गया था उसे आज पूरा करेंगे हम लोग। तो पहले हेडिंग लगाइए, व्यक्तिगत स्वच्छता। व्यक्तिगत स्वच्छता, इसमें से कुछ बातें 4-5 पॉइंट में पहले लिखा चुका हूँ, 4-5 पॉइंट आज लिखा के इसे ख़त्म करते हैं। दांतों व बालों की उचित देखभाल व नियमित सफाई। इसमें कुछ खास नहीं है, बस अपने शरीर के बारे में
जानना रहता है थोड़ा सा आपको। सफाई, त्वचा की नियमित सफाई करना। ऐसा इसलिए ज़रूरी हो जाता है त्वचा की नियमित सफाई करना, क्योंकि जो आपके रोम, आप जब इस मोस्टली हमारा जो क्या होता है कि स्किन ही होता है जो कि इस पूरे वातावरण के कांटेक्ट में आता है। तो आप जब कभी कहीं जाते हो, यानी कि कहीं या फिर घर में भी रहते हो, तो धूल के कण जो होते हैं, पार्टिकल्स जो होते हैं, वो क्या करते हैं कि शरीर पे बैठते हैं, और बैठने के क्रम में ये जब हमेशा बैठते रहते हो तो रोम छिद्र जो होता है तो वो बंद हो जाता है। तो जब आप अपने शरीर को अच्छे तरीके से साफ करते हैं तो फिर ये सभी डस्ट पार्टिकल्स आपके शरीर से आउट हो जाते हैं और फिर वो छिद्र ओपन हो जाता है, यानी कि खुल जाता है। तो इसलिए शरीर को ज़रूरी है नियमित रूप से साफ करना। आपको स्वस्थ रहने के लिए इन सभी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, जो कि बहुत ही बेसिक बातें हैं। बहुत ठंडे और बहुत गर्म पानी से भी स्नान करने से बचना चाहिए। अधिक कसे हुए वस्त्र न पहनना, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारे रक्त संचालन व अंगों की स्वतंत्रता पर कुप्रभाव पड़ता है, जिसके कारण कि स्वास्थ्य खराब होते हैं। जनरली ये सभी चीज़ें देखी नहीं जाती बड़े पैमाने पे, लेकिन कहीं ना कहीं ये सभी भी आपके हेल्थ को खराब करने में अपना अहम योगदान निभाते हैं। संक्रामक रोगों से बचाव, ये तो बहुत ज़रूरी है। संक्रामक रोगों से बचाव, यहाँ तक आप लोग इसे नोट डाउन कीजिए। फिर हम लोग बात करेंगे सामुदायिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। ये सभी बातें अभी तक जो मैंने आपको कल से लेकर आज तक अभी तक बताई थी, वो सभी बातें व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में थी। तो अभी हम लोग जानेंगे सामुदायिक स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में। मैंने व्यक्तिगत स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में बताया था कि वह कोई भी कार्य जो व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के लिए करता है उसे व्यक्तिगत स्वास्थ्य में कंसिडर किया जाता है। अभी मैं बता रहा हूँ कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में, सामुदायिक स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में। तो वो सभी कार्य जो व्यक्ति अपने स्वास्थ्य के उन्नति के साथ साथ, यानी कि अपने साथ साथ पूरे समुदाय के लोगों के स्वास्थ्य की उन्नति, सुरक्षा तथा बीमारियों की रोकथाम के लिए जो भी कार्य करता है वो लेकिन पूरे समुदाय के लिए जो करता है उसी को क्या कहते हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। तो अपने लिए, खुद के लिए वैसा कदम उठाना जिससे कि आप स्वस्थ रह सको, अपने आप को स्वच्छ रख सको, वो हो गया व्यक्तिगत स्वास्थ्य और स्वच्छता में। लेकिन जब पूरे समुदाय के लिए सेम कार्य किया जाता है तो वो क्या हो गया, सामुदायिक स्वास्थ्य और स्वच्छता। अब जैसे कि वर्तमान में तो एक और बात की सामुदायिक स्वास्थ्य और स्वच्छता जो होते हैं ये सिर्फ
हेल्थ वर्कर्स का ही काम नहीं है कि वो व्यक्तिगत स्वास्थ्य और स्वच्छता मतलब कि आपको दिखाए कि वही सिर्फ करके दे तो आप स्वस्थ रहेंगे। नहीं, आपको अपने से भी खुद से भी पार्टिसिपेट करना होता है, अपने को भी इस कार्यक्रम में लाना पड़ेगा तो ज़्यादा चीज़ें हो पाएंगी, एक बड़े पैमाने पे हो पाएंगी, लोग एक बड़े पैमाने पे स्वस्थ रह सकेंगे। तो आपको अपने आप को भी इस चीज़ों में शामिल करना पड़ेगा। और बढ़ती आबादी, औद्योगिकरण का समुदाय स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, यानी कि जैसे जैसे इंडस्ट्रीज़ वगैरह बढ़ रही हैं, स्वास्थ्य वैसे वैसे धीरे धीरे खराब होता हुआ दिख रहा है। और ये सभी चीज़ें स्वच्छ रखने का कार्य, जो भी आपके नाली वगैरह इन सभी को साफ करने का कार्य नगर पालिका का होता है, ये सभी आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। और ग्राम पंचायत तथा नगर निगम जैसी संस्थाओं का है। रहने के लिए घर का प्रबंधन भी इसी में आता है, सामुदायिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता में। जैसे देखिए आबादी धीरे धीरे बढ़ रही है तो धीरे धीरे समस्याएं आना भी लोगों के सामने शुरू हो जाती है। लोग गाँवों को छोड़कर शहरों की ओर जा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, जब लोग गांव को छोड़ के शहर की ओर जा रहे हैं तो वहाँ की आबादी ज़्यादा जल्दी बढ़ रही है। घर की जो समस्या आ रही है वहाँ पे सभी चीज़ों की समस्या आती है। लोग घर छोटे छोटे बना रहे हैं जिसमें कि सही तरीके से धूप भी नहीं पहुँच रहा है, हवा भी नहीं पहुँच रही है। तो जब आप स्वच्छ हवा नहीं ले रहे हो, धूप नहीं ले रहे हो, तो स्वास्थ्य का खराब होना तो निश्चित है। इसीलिए सरकार को भी इसी बेसिस पे काम करना चाहिए कि लोग शहर नहीं जाए। शहर लोग क्यों जा रहे हैं? पैसा कमाने के लिए, अपने मतलब कि जो उसका जो रोजी रोटी है थोड़ा सा वो सही से चले, उसी कारण से लोग गांव को छोड़ के शहर में जा रहे हैं। तो जब सरकार ऐसी कामें करेगी कि गांव में ही सारी चीज़ें उपलब्ध करवाई जाए तो फिर लोग का पलायन भी थोड़ा सा कम हो जाता है और वो अपने ही जगह पे खुश रहते हैं, अपने ही जगह पे ठीक रहते हैं। और समस्याएं भी थोड़ी सी बंद हो जाएगी जब लोग अपने ही जगह पे रहेंगे। हेल्थ इफेक्ट भी थोड़ा सा कम होगा शहर में। स्वच्छ पेयजल के लिए प्रबंधन करना, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जल को भी आप अपना एक अच्छा जल आपके शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। मतलब कि जल भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है आपके हेल्थ के लिए। तो 72% 60 से 70 लीटर आपका जो भाग है वो शरीर में जल ही है। जल की पूर्ति पीने वाले जल से हो जाती है शरीर को। और मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो भी आपके फूड हैं, आइटम्स जो भी आप खाते हो वो सभी ढके हुए स्वच्छ कैसे होने चाहिए, ये सभी मैं बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में। अभी देखिए कि सबसे ज़्यादा मात्रा में अगर कुछ पाया जाता है हमारे शरीर में तो वो जल है। रक्त के प्लाज्मा में जो जल की मात्रा होती है वो 92% होती है, यानी कि 92% जो होता है कि वो वाटर होता है। तो अब स्वच्छ पेयजल की प्रबंधन के लिए कुछ आवश्यक शर्तों पे मैं बात करूं तो जैसे कि जल जो हो हमारा वो रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं से मुक्त हो, यानी कि उसमें किसी भी प्रकार के सूक्ष्म जीव नहीं होने चाहिए। हानिप्रद रासायनिक पदार्थों से मुक्त होना चाहिए, यानी कि जो भी ऐसे रासायनिक तत्व जो कि हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं वो उन चीज़ों से उससे मुक्त होना चाहिए। और घरेलू उपयोग के लायक, मतलब कि उसका हम लोग उपयोग कर सकें खाने में, पीने में, खाना बनाने में, इन सभी चीज़ों में उपयोग कर सकें तो वही जल मतलब कि आप उपयोग में ला सकते हैं। और पानी की टंकी या फिर कुआं जहाँ भी आप पानी लेते हो, अगर टंकी में पानी लेते हो या फिर कुएं से पानी लेते हो तो वो जगह मतलब कि पानी जो होता है थोड़ा सा स्वच्छ होना चाहिए। उस पर समय पे ब्लीचिंग पाउडर या फिर क्लोरीन की टैबलेटें डाल देनी चाहिए, ताकि उससे क्या हो कि जल में जो भी सूक्ष्म जीव हो वो खुद ब खुद मर जाए और आपका जल जो हो सुरक्षित हो। इन सभी चीज़ों को हम लोग लिखेंगे। बाकी आपके सामने आ जाता है कि जल को दूषित होने से बचाना है और कि कुछ चीज़ें जैसे कि अपशिष्टों को फेंकना, कहाँ फेंकना, क्या करना चाहिए, उसे जमा करना चाहिए और अच्छे मतलब कि ऐसे जगह पे फेंकना चाहिए जहाँ पे उसका प्रभाव लोगों पे ना पड़े, जहाँ पे जगह खाली हो वहाँ पे फेंकना चाहिए। कंपोस्ट बनाना, यानी कि गड्ढे को खोदना होता है और उसमें से जितने भी आपकी चीज़ें होती है, फल के छिलके, इन सभी चीज़ों को डाल दिया जाता है, बचे हुए अनाज, इन सभी चीज़ों को डाल दिया जाता है। फिर 3 से 6 महीने में वो कंपोस्ट बन जाता है।
आग जलाकर नष्ट करना, यानी कि कुछ कुछ चीज़ों को आप लोग ऐसे देखते होंगे कि आग जला के नष्ट किया जाता है। इसमें क्या होता है कि वायु प्रदूषण हो जाती है। प्रदूषण को रोकना, अब देखिए प्रदूषण को रोकना तो थोड़ा सा मैं इसमें बताता हूँ कि वायु, जल और सूर्य के प्रकाश, ये सभी क्या है, ये सभी प्रकृति की दी हुई चीज़ें हैं जो कि वरदान के रूप में कहीं ना कहीं साबित होती है। और जब प्रदूषण प्रकृति का दिया हुआ चीज़ नहीं है, ये मनुष्यों द्वारा क्रिएट किया हुआ, यानी कि मनुष्यों के द्वारा बनाया हुआ एक जो भी ये समस्या है, या फिर जो भी आप इसे बोलें। तो जब वायु में कि किसी भी प्रकार के हानिकारक तत्व मिल जाते हैं तो वो वायु प्रदूषण हो जाता है। जैसे कि मैं बात करूं उद्योगों से, यानी कि कम फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं, इन सभी चीज़ों से क्या होता है, एयर हमारा पोल्यूटेड होता है, यानी कि प्रदूषित होता है। और फैक्ट्री से निकलने वाली आवाज़ें, वाहन की आवाज़ें, इन सभी से क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। तो इन सभी चीज़ों से थोड़ा सा प्रदूषण दिखने को मिलता है। धुएं में विभिन्न गैसों तथा वायुमंडल को प्रदूषित करना, वायुमंडल भी जो है वो प्रदूषित होता है विभिन्न प्रकार की गैसों से तथा धुओं से। तो ये सभी फैक्टर्स हैं जिससे कि प्रदूषण आपको देखने को मिलता है। प्रदूषण आप कैसे रोक सकते हैं? अगर जैसे कि मान लीजिए कुछ घर से निकाला जाता है तो जल में जाके उसे फेंक दिया जाता है, नदी में कचरा वगैरह, जिसकी वजह से आज जल प्रदूषण एक समस्या ले चुका है हमारे सामने। तो इन सभी चीज़ों से क्या होता है कि खुद को बचाना होता है। मेन चीज़ क्या है, मेन फैक्टर मैं बताता हूँ बार बार कि आपके सराउंडिंग्स अच्छे होने चाहिए, यानी कि आप जहाँ पे रहते हो, जो आपका वास स्थान है, वहाँ स्वच्छता होनी चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए, और आपके भोजन सही होने चाहिए, आपके हैबिट सही होनी चाहिए। इन सभी चीज़ों से ही आप अपने आप को स्वस्थ कंसीडर कर सकते हो। मानसिक और शारीरिक दोनों शक्तियाँ ठीक होनी चाहिए। तो इन्हीं सब चीज़ों को हम लोग लिखेंगे। ध्वनि प्रदूषण के कारण, जब हम लोग ध्वनि प्रदूषण वाली जगह में रहते हैं, ध्वनि प्रदूषण होता है तो सुनने की शक्ति कम हो जाती है। प्रदूषित जल पीने से क्या होता है, बहुत सारी बीमारियां हो जाती है, जैसे कॉलरा, टाइफाइड, डायरिया, ये सभी चीज़ें ये सभी बीमारियां उस व्यक्ति को हो जाती है, हेपेटाइटिस, ये सभी प्रदूषित जल पीने से हो जाती है। और इसलिए इसका प्रभाव पूरे समुदाय पे पड़ता है। इसलिए लोगों को भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ सरकार करे तभी हम करें। तो अपने आप को भी मौका दीजिए, अपने आप को भी इस काम में लगाइए थोड़ा सा। इन्हीं सब चीज़ों को आज हम लोग लिखेंगे। फिर हमारे पास आ जाता है अगला टॉपिक, जिसका नाम है संक्रामक रोग तथा उसके नियंत्रण। संक्रामक रोग मतलब वैसे रोग जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, वो चाहे ब्लड इन्फ्यूज़न हो या फिर ब्लड के ट्रांसफ़र से फैलता हो, या फिर आपके सिलेबस में क्या दिया है, एक सेकेंड, निमोनिया, एड्स। हाँ, तो आपके सिलेबस में दिया है कि जीवाणु द्वारा, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ और कृमि द्वारा, ये सभी बीमारियां आपको पढ़नी है, जो कि अगले लेक्चर में मैं बताऊंगा बीमारियों के बारे में और उसके रोकथाम के बारे में। तो पहले इतना पॉइंट लिखेंगे हम लोग, उसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग बीमारियों के बारे में जानेंगे। वही हमारा लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का। इसमें लिखेंगे वे सभी उपकरण जो
स्वास्थ्य की उन्नति, सुरक्षा तथा बीमारियों रोकथाम में सहायक हो। यही था सामुदायिक स्वास्थ्य और स्वच्छता। नोट कीजिए यहाँ तक। एक लेक्चर और लगेगा, मैं चाहता तो इसे इसी लेक्चर में ख़त्म कर सकता था, लेकिन थोड़ा सा ये लेक्चर छोटा मैं रख रहा हूँ जान के। आगे आने वाले लेक्चर्स और आधे घंटे के होंगे मुश्किल से मुश्किल, तो उसमें ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। हाँ, एक और बात मैंने पहले बोल दिया था आप लोगों को सभी को कि आपको 2 प्रैक्टिस सीट मिलेंगे पर चैप्टर के, लेकिन अब एक ही प्रैक्टिस सीट मिलेंगे और उसी में सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। यानी कि फिल इन दी ब्लैंक्स, सही उत्तर को मार्क करना और मिलान करना, और क्वेश्चन आंसर उसी पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे। 2 बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक में ही मैं सारा चीज़ कर दूंगा। तो एक ही प्रैक्टिस सीट मिलेगा, 2 में थोड़ा सा मुझे सही नहीं लगता है देने में, क्योंकि उसके बाद आप लोग क्या होता है कि भूल जाते हो बहुत जल्दी चीज़ों को। तो एक बार मिलेगा तो एक बार प्रैक्टिस करके ख़त्म हो जाएगा कहानी। जब मन करे एक से ही उठा के प्रैक्टिस कर लेना है। तो अभी तक तो कुछ चैप्टर में मिलेगा जिसका पहले मैं एक दे चुका हूँ। हाँ, इस चैप्टर से जब मिलेगा, चैप्टर 3 से जब मिलेगा तो वो एक ही प्रैक्टिस सेट मिलेगा। चैप्टर 3, 4 से जो मिलेगा वो एक ही प्रैक्टिस सेट मिलेगा। पहले नोट डाल के एक पॉइंट लिखना है। रक्त के प्लाज्मा में करीब 92% जल है। ठीक, 92% जल है। अब लिखेंगे स्वच्छ पेयजल के लिए आवश्यक बातें।
पहला क्या हो जाता है कि जल जो होना चाहिए वो रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं से मुक्त होना। जीवाणुओं से मुक्त होना। दूसरा, हानिप्रद रासायनिक पदार्थों, हानिप्रद में हानि पहुंचाने वाले रासायनिक पदार्थों से मुक्त हो, हानिप्रद रासायनिक पदार्थों से मुक्त हो। तीसरा, घरेलू उपयोग के लायक हो, घरेलू उपयोग के लायक हो। चौथा, पानी की टंकी या कुआं में पानी की टंकी या कुआं में समय समय पर ब्लीचिंग पाउडर या क्लोरीन टैबलेट, क्लोरीन टैबलेट डालना। इससे क्या होगा कि जल में जो भी सूक्ष्म जीव होते हैं जो आपको दिखते नहीं आपको अपनी आँखों से, वो सभी मर जाते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं आपको स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। यहाँ तक आप लोग इसे नोट कीजिए। उसके बाद फिर हमारा बच जाता है रोग, संक्रामक रोग तथा उसके नियंत्रण के बारे में, कि वैसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचता है उसे संक्रामक रोग कहते हैं। इसमें बहुत सारे रोग आ जाते हैं जैसे कि कॉलरा, टाइफाइड, डायरिया, न्यूमोनिया, ये सभी रोग फैलने वाले होते हैं। इन्फ्लुएंजा, चेचक, एड्स, मम्स इत्यादि, फंजाई द्वारा चर्म रोग वगैरह। अभी आगे चल के ना क्लास आगे जब जाओगे 9 में वगैरह में, तो उसमें क्या होता है, उसमें थोड़ी सी ज़्यादा बीमारियों को पढ़ना पड़ जाता है। 10 वगैरह में ज़्यादा बीमारियां पढ़नी पड़ जाती है। एलिफेंटाइटिस, यानी कि उसे हिंदी में क्या बोलते हैं यार, जिसमें पैर वगैरह में सूजन हो जाता है, हाथी के जैसा एक पैर हो जाता है, हाथी के पैर के जैसा। तो हिंदी में अब क्या बोलते हैं उसको, हिंदी में नहीं पता है मुझे। तो यही सब पढ़ना पड़ जाता है। ये मलेरिया वगैरह पढ़ना पड़ जाता है। तो ये सभी बीमारियां आगे चल के पढ़नी पड़ेंगी और बहुत सारी चीज़ें आपको आगे पढ़नी पड़ेगी। वैक्सीनेशन एक बचता है आपका, यानी कि टीकाकरण। टीका क्यों ज़रूरी होता है, ये सभी चीज़ें। कुछ बीमारियां ऐसी है जो कि जिसके हो जाने से मनुष्य की डेथ निश्चित है, उसका कोई इलाज नहीं है अभी तक संक्रामक रोगों में। इसलिए अपने आप को थोड़ा सा बचा के रखें खुद को। जैसे कि आप एक दिया है आपके वायरस में एड्स हो जाने से किसी व्यक्ति की जान बचती नहीं। हाँ, कुछ टैबलेट ऐसे हैं जो कि थोड़ा सा, अगर 2 महीना में मरने वाला व्यक्ति है तो उसे 1 साल तक लेके जा सकता है, 6 महीने तक लेके जा सकता है, लेकिन बच जाएगा ये नहीं हो सकता। उसकी डेथ निश्चित है आने वाले 1.5 साल 2 साल में। और सभी के फैलने के जो रीजन्स होते हैं अलग अलग होते हैं। जैसे कि आप शेविंग कराने जाते हो कई बार, अब आपकी जो भी नाई हैं तो वहाँ पे
आप क्या करते हैं कि जाते हैं, पैसे दे के चले आते हैं, बाल कटा के चले आते हैं, आपको ये भी पता नहीं होता है कि क्या आप उसने जो आप किसी और के जो बाल बनाए उसके बाद आपके जो बाल बनाए उसने बीच में पत्ती बदली थी फिर या नहीं, अच्छे से उसे क्या बोलते हैं, जिसे बनाते हैं यार, अस्तूरा, वो साफ किया था अच्छे तरीके से कि नहीं। जब एक व्यक्ति को अगर संक्रामक रोग है और उसका ब्लड आपके शरीर में कहीं आपको भी कट लग जाता है और फिर आपके शरीर में से दोनों कनेक्ट मतलब कि टच में आ जाते हैं दोनों ब्लड, तो वही सेम बीमारी उस भी बंदे को हो जाएगी जो स्वस्थ था। तो इसलिए इन सभी बेसिक चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। थोड़ी थोड़ी चीज़ों की वजह से जो डॉक्टर सुई दे रहे हैं वो कभी कभी क्या होता है, ऐसा होता तो नहीं है, पहले होता था, अब तो नहीं होता कि एक सुई दूसरे को लगाया फिर वही सुई दूसरे को भी लगा देते थे, पहले ऐसा होता था, अब नहीं होता है। जब से ये सभी गाइडलाइन वगैरह आई हैं, इन सभी चीज़ों पे ध्यान दिया गया है, तो इसलिए कुछ चीज़ें आपको अपने स्तर से देखनी चाहिए, तभी आप स्वस्थ रह पाएंगे। इसके लिए आपको चीज़ों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, जाननी ज़रूरी है, तभी तो आप कोई भी चीज़ अपने स्तर से देख पाओगे। तो यहाँ तक अगर आपका हो गया है तो बहुत अच्छी की बात है। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे संक्रामक रोगों के बारे में। आज लेक्चर आपका थोड़ा सा मैं बोला भी था पहले ही 30 मिनट का होगा, तो 30-32 मिनट का है, लगभग 33 मिनट का, 35 मिनट का। तो मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए 2 लाइनें मैं आपको सुनाता हूँ कि याद रखिएगा, जीतने का मज़ा तभी आता है, जीतने का मज़ा तभी आता है जब लोग आपकी हार का इंतज़ार कर रहे हों। तो इसलिए आपको अपने आप को जिताने की कोशिश करना है, हारना नहीं है आपको। आराम से जैसे भी आप अपने आप को आगे ले जा सकते हैं, हर वो एफर्ट्स लगाइए अपने आप को आगे ले जाने के लिए, मेहनत कीजिए खुद के ऊपर, और जो भी लोग आपकी हार का इंतज़ार कर रहे हैं उसे एक बार जवाब देना है आपको। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। सी यू सुपर सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके बाय, थैंक यू। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। ओके बच्चों, बाय, थैंक यू। See you super soon in the next lecture. Okay, bye.